हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आज हम एक और चाइल्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक है। जो यूपीएससी का जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें ये चीज पूछी जाएगी। साथ ही साथ जैसे हमने पॉक्सो एक्ट पढ़ा था, तो वहां पढ़ाते समय मैंने बताया था कि हर वो एग्जाम जो बच्चों से रिलेटेड डील करेंगे मैटर, वहां पे ये सारे एक्ट से सवाल जरूर आएंगे। ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो अभी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम का नोटिफिकेशन यूपीएससी ने निकाला है, उसमें ये जो है कि इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, जिसको शॉर्ट में एनसीपीसीआर भी बोला जाता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, ये चीज। इस एक्ट में टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं और टोटल 37 जो है कि सेक्शन दिए हुए हैं। हम वन बाय वन करके चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी एक्ट का हम प्रिएम्बल पढ़ते हैं, क्योंकि प्रिएम्बल से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती। ठीक है। तो ये जो एक्ट है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ये एक्चुअल में 2006 में जो है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था और 20 जनवरी 2006 को इसका नोटिफिकेशन निकला था। तो 20 जनवरी 2006 से ये एक्ट जो है कि इम्प्लीमेंट हो गया था। इस एक्ट को बनाने का पर्पज क्या था? देखिए, ये चाइल्ड राइट जो भी एक चिल्ड्रेन का राइट है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन बनाया गया था, ताकि बच्चों के जो राइट्स हैं उनका वायलेशन न होने पाए, या जो लोग वायलेट करें उन पे एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। ठीक है। तो ये जो एक्ट था, इसने दो काम किए। पहला, एक कमीशन बनाया जिसका नाम था नेशनल कमीशन, नेशनल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, और स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है। इस एक्ट से दो चीजें बनी। पहला, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। पहला काम इस एक्ट से यही होना था, और दूसरा, चिल्ड्रन के कोर्ट भी बनाने थे, ताकि कोई अगर चाइल्ड राइट का वायलेशन करता है तो स्पीडी ट्रायल के जरिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द उस केस में सुनवाई हो सके, और अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें सजा भी मिल सके। ठीक है। तो दो पर्पस था इस एक्ट के बनाने का। एक, कमीशन बनाया जाए ताकि इस एक्ट के प्रोविजन को अच्छे से लागू किया जा सके और चिल्ड्रन के जो भी राइट्स हैं उनको अच्छे से लागू किया जाएगा और वो वायलेट ना हो सके। और दूसरा, चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाने का प्रोविजन इस एक्ट में था, ताकि जो लोग अगर इसको वायलेट करते हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक में एकदम जो है कि ट्रायल हो, और जल्द से जल्द उन्हें सजा दी जा सके। ठीक है, ये चीज। ये एक्ट भारत सरकार ने क्यों बनाया, उसके पीछे कई वजह थी। पहला वजह ये था कि 1990 में यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पारित किया था, डिक्लेरेशन ऑन सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसको भारत सरकार ने रेटिफाई किया हुआ था। साथ ही साथ 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक और डिक्लेरेशन पास किया था, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, भारत सरकार ने इसको भी रेटिफाई किया हुआ था। साथ ही साथ जो है कि यूनाइटेड नेशन ने 2002 में एक स्पेशल सेशन किया था बच्चों पे, और उसमें एक डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल था ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन, वो डॉक्यूमेंट भी एडॉप्ट किया गया था, और तीनों में भारत सरकार जो है कि शामिल थी। ठीक है। तो मैंने पॉक्सो एक्ट पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि अगर यूनाइटेड नेशन कोई कन्वेंशन साइन करता है और जो कंट्री फिर उसको रेटिफाई करती है, उसे अपने कंट्री में उस कन्वेंशन के प्रोविजन को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। ठीक है। तो ये तीनों वजह से, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संविधान के आर्टिकल 15 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर भी दी गई है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कानून बना सकता है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के ये अलग अलग जो कन्वेंशन थे, 90 में एक कन्वेंशन, 92 में एक कन्वेंशन, प्लस 2002 में एक जो आउटकम डॉक्यूमेंट एडॉप्ट किया गया, इन्हीं को लागू करने के लिए
2005 में भारत सरकार ने ये एक्ट पारित किया। ठीक है, ये चीज। और अगर संविधान के प्रोविजन की बात करें कि संविधान के किस प्रोविजन को लागू करने के लिए ऐसा किया गया या संविधान के किस प्रोविजन के तहत ऐसा किया गया, तो संविधान का आर्टिकल 15, इसी आर्टिकल के जरिए पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया, इसी आर्टिकल के जरिए एनसीपीसीआर एक्ट भी बनाया गया। ठीक है, ये चीज। अब हम आते हैं इसके सेक्शन पे। जैसा कि हर एक्ट में सबसे पहले नाम लिखा होता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा और ये कहां कहां लागू होगा। एक्ट का नाम आपको पता ही है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, और ये पूरे भारत में ये लागू होता है, कोई भी स्टेट इससे बचा हुआ नहीं। इसमें कुछ डिफिनीशन दी हुई है, उनको जानना चाहिए। उसमें से एक ही डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एकदम कॉमन कैटेगरी का है जो आगे रिपीट होगा। कि चाइल्ड राइट, किस चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका जो टाइटल आप देखिए, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, किस चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाया जा रहा है, ये भी तो जानना जरूरी होगा। जैसे पॉक्सो एक्ट में हमने पढ़ा क्या क्या जो है ऑफेंसेज है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी डिटेल में, वैसे ही यहाँ पर भी चाइल्ड राइट की डिफिनीशन में क्या क्या आता है ये भी इस एक्ट में मेंशन है, लेकिन डिटेल में मेंशन नहीं है। बस इतना ही कहा कि यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन पारित किया था 1989 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, और यूनाइटेड नेशन के इस कन्वेंशन में चाइल्ड के क्या क्या राइट्स हैं वो डिटेल में मेंशन है। ठीक है, वही सारे राइट्स को ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है। तो हमें यूनाइटेड नेशन का वो कन्वेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि एनसीपीसीआर एक्ट के तहत चाइल्ड राइट माने क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड में जो भी चाइल्ड के राइट बताए गए हैं वो सारे के सारे इस एक्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए। ठीक है, यही चीज है। अब अगला है वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। सबसे पहले बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे एक कमीशन बनाने की बात इस एक्ट ने की, स्टेट लेवल पे भी कमीशन बनाने की बात की गई। तो पहले हम नेशनल लेवल पे पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे। नेशनल लेवल पे एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको एनसीपीसीआर शॉर्ट में बोला जाता है, ये बनाने की बात हुई। और ये कौन बनाएगा, इसी एक्ट में मेंशन कर दिया गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो एक ऐसी बॉडी कंस्टिट्यूट करे जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि जो है कि एनसीपीसीआर का गठन कौन करेगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। एनसीपीसीआर किस तरह की बॉडी है, एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों, क्योंकि ये पार्लियामेंट के बनाए हुए एक एक्ट के तहत बनती है। जैसे सीआईसी, सीबीसी, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया और एक्ट में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस नाम की एक बॉडी कंस्टिट्यूट करेगा। उसको कंस्टिट्यूट भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म उसी एक्ट से होता है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनसीपीसीआर किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वो एक्ट से बनता है। ठीक है, ये चीज। तो ये बॉडी क्रिएट करने का काम किसको दे दिया गया, एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट से बोल दिया स्टेट लेवल पे वो बनाएंगे। अब ये जो बॉडी बनाई जाएगी इसमें कौन कौन मेंबर होंगे इसके बारे में भी मेंशन किया गया। पहले ये बोला गया कि एक चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, और वो चेयरपर्सन कहां से होंगे, वो पहली बात तो पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए, और चिल्ड्रन के वेलफेयर से रिलेटेड उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग वर्क किया। एक तरीके से वो चाइल्ड वेलफेयर के एरिया में काम करने वाले बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होने चाहिए, उनको ही चेयरपर्सन बनाया जाए। ठीक है, उसके अलावा इसमें 6 मेंबर होने चाहिए। तो टोटल 1+6 का ये कंपोजिशन है। 6 मेंबर होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 वुमेन होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी वुमेन रखे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वुमेन होने चाहिए। ठीक है, ये जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे इनके लिए बोला गया है या तो वो एजुकेशन से रिलेटेड एरिया से बिलोंग करते हो, या चाइल्ड हेल्थ,
चाइल्ड केयर, चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एरियाज में काम करते हो, या वो जुवेनाइल जस्टिस या जो नेग्लेक्टेड या मार्जिनाइज चिल्ड्रेन है या डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है उनके केयर से रिलेटेड एरिया में काम करते हो, ठीक है, या चाइल्ड लेबर को इलिमिनेट करने वाले एरिया में काम करते हो, या जो डिस्ट्रेस मुसीबत में जो बच्चे होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हो, या चाइल्ड साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी से रिलेटेड काम करते हो, या चाइल्ड से रिलेटेड लॉ बनाने वगैरह में जो है कि काम करते हैं। एक तरीके से वो बच्चों के ही एरिया में काम करते हो ताकि उनको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज भी हो। तो ऐसे लोगों को ही अपॉइंट करने का बात किया गया है मेंबर के तौर पे, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर होंगे, 6 में कम से कम 2 महिलाएं, और ये 6 किस एरिया से होने चाहिए इसका भी जिक्र कर दिया गया है। एनसीपीसीआर का ऑफिस कहां होगा ये बात भी इसी एक्ट में लिख दी गई थी कि इसकी ऑफिस दिल्ली में हो, ठीक है ये चीज। अब सवाल ये है कि ये चेयरपर्सन और मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ये चीज। आगे जो है एक बात और बोलेगी कि इसका जो चेयरपर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा वो 3 मेंबर की एक कमिटी होगी, ठीक है। वो कमिटी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही एक कमिटी बनाई जाएगी 3 मेंबर की। उस कमिटी को जो हेड करेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हेड करेंगे। इनकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगा, ठीक है। इसको समझिए, हमने बात की कि एनसीपीसीआर में जो चेयरमैन और 6 मेंबर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर का अपॉइंटमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी का अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो किसी की कमिटी की रिकमेंडेशन पे नहीं करेगा। लेकिन जो चेयरपर्सन है उसका अपॉइंटमेंट वो एक 3 मेंबर की पहले कमिटी बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उस कमिटी का जो हेड होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर ही उस कमिटी को हेड करेगा, और वो जो नाम रिकमेंड करेंगे उसी में से किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो है कि चेयरपर्सन अपॉइंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर को क्यों लिया गया है, क्योंकि एनसीपीसीआर की नोडल मिनिस्ट्री जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, इसीलिए इनके मिनिस्टर को लिया गया है, ठीक है ये चीज। अगला है ये जो चेयरपर्सन और मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा ये कितने समय के लिए, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा और इनकी सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन और मेंबर है ये अपॉइंटमेंट से 3 साल के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा, मतलब इनका टेन्योर 3 साल का होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब 3-3 साल करके 2 बार ये अपॉइंट हो सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये रीनॉमिनेट हो सकते हैं, एक बार अपॉइंट हुए 3 साल पूरा हो गया फिर से अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। कोई मेंबर के पोस्ट पे अपॉइंट हुआ दोबारा से वो फिर से मेंबर के पोस्ट पे ही रीनॉमिनेट हो सकता है या चेयरपर्सन के पोस्ट पे रीनॉमिनेट हो सकता है। कोई चेयरपर्सन के पोस्ट पे नॉमिनेट हुआ 3 साल बीत गया, चेयरपर्सन की पोस्ट पे ही दोबारा 3 साल के लिए रीनॉमिनेट हो सकता है। 2 टर्म से ज्यादा नहीं नॉमिनेट हो सकता है एक व्यक्ति, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एज भी इनकी फिक्स कर दी गई है। चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज है 65 इयर्स, कि ये 65 इयर्स से ज्यादा के अगर हो गए हैं तो चेयरपर्सन के तौर पे काम नहीं कर सकते, और मेंबर के लिए मैक्सिमम एज भी 60 इयर्स जो है कर दी गई। तो इनका टेन्योर कितना हो गया, 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ दिस। अगर वो चेयरपर्सन है तो मैक्सिमम 65 इयर्स की एज तक बने रह सकते हैं, मेंबर है तो मैक्सिमम 60 इयर्स की एज तक बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, और 3-3 साल करके ये 2 बार के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, और मैक्सिमम एज ये होती है, ठीक है ये चीज। आगे अगर ये चेयरपर्सन और मेंबर को रिजाइन करना हो तो किसको एड्रेस करके रिजाइन करेंगे, ये जो अपॉइंट करता है उसी को एड्रेस करके रिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो इनको अगर रिजाइन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एड्रेस करके ये अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर के न तो अपॉइंटमेंट में कहीं प्रेसिडेंट है
और न ही इनके रिजिग्नेशन वगैरह में कहीं प्रेसिडेंट है। ध्यान रखिएगा, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, कहीं पर भी जो है कि प्रेसिडेंट का नाम नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी अगर आपसे पूछ ले कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये मत सोचिएगा प्रेसिडेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब ये चेयरपर्सन और मेंबर की सैलरी और अलाउंसेज क्या मिलेंगे इनको, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वही सैलरी और अलाउंसेज इनको मिलेगी। एक बात बोला गया है कि एक बार चेयरपर्सन या मेंबर कोई अपॉइंट हो जाएगा, उसके बाद उसके सैलरी और अलाउंसेज में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। जब तक उसका टेन्योर है तब तक उसको निगेटिव जो है कि उसके सैलरी और अलाउंसेज में निगेटिव चेंज नहीं किए जाए, मतलब कम नहीं किए जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर चेयरमैन और मेंबर को ऑफिस से रिमूव करना है तो वो कौन कर सकता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। किस ग्राउंड पे कर सकता है, वही प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इन दो ग्राउंड पे कर सकता है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अदर ग्राउंड पे भी उनको चाहे तो रिमूव कर सकता है उनके ऑफिस से। पहला, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, ठीक है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर अगर वो हो गए तो इस ग्राउंड पे उनको जो है कि वो उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, बैंकरप्ट जिसको बोला जाता है। ठीक है, या अपने ऑफिस आवर के बाहर वो कोई दूसरा पेड एम्प्लॉयमेंट में भी इंगेज है, तब भी उनको रिमूव कर सकता है। या कोई जो काम उनको करना चाहिए उसको करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, या इनकैपेबल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, तब भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिमूव। अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं है, और ये अगर किसी कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ये अनसाउंड माइंड के हैं, तो इस ग्राउंड पे भी उनको रिमूव किया जा सकता है। या वो अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं, अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तब भी ऐसा किया जा सकता है। या कोई भी केस में, क्रिमिनल केस में उनको कन्विक्शन हो गई और उनको सजा हो गई, और चार्जेज ऐसे थे जिसमें कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ही इमोरल कोई काम किया था जिसकी वजह से उनके ऊपर कोर्ट केस चला और उनको सजा हो गई, तो ऐसे में भी उनको जो है कि उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। या कमीशन की मीटिंग हुई और लगातार बिना छुट्टी लिए, बिना कमीशन को बताए हुए लगातार 3 मीटिंग में अगर वो अब्सेंट रहे, इस ग्राउंड पे भी उनको जो है कि ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन एक बात बोली गई है कि इन सारी जो है कि ग्राउंड पे अगर उनको उनके ऑफिस से रिमूव किया जाएगा, तो उन्हें कम से कम एक अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी, उसके बाद ही उनके ऑफिस से उनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला है वकेशन ऑफ ऑफिस बाय चेयरपर्सन या मेंबर, कि कोई चेयरपर्सन या मेंबर द्वारा कब ऑफिस को, मतलब ये कब मान लिया जाएगा कि वो ऑफिस को वकेट किए हुए। पहला, हमने जो ये ऊपर पढ़ा, इनमें से किसी भी कारणवश से अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब उनको एक तरीके से ऑफिस से हटा दिया गया, उस वजह से उनका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, या उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, ऐसे केस में उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। और किसी भी वजह से अगर कोई भी सीट वैकेंट हो गई, चाहे उनकी डेथ की वजह से, चाहे रिजिग्नेशन की वजह से, चाहे किसी भी अदर वजह से गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया, तो अगले 90 डेज में वो जो वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दोबारा किसी दूसरे को नॉमिनेट करके उसे फिल करना है। मतलब मैक्सिमम 90 डेज तक चेयरपर्सन या मेंबर का जो सीट है वो वैकेंट रह सकता है। ठीक है, किसी चेयरपर्सन या मेंबर की डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, या गवर्नमेंट ने ही उसको हटा दिया, तो अगले 90 दिनों के भीतर जो है कि नए पर्सन का नॉमिनेशन करके उसको उस पोस्ट पे अपॉइंट कर देना है। और जो नया पर्सन जो अपॉइंट होगा, फिर से वो 3 साल के पीरियड के लिए नहीं अपॉइंट होगा, बल्कि जिसकी वजह से वैकेंसी हुई है उसका जितना टेन्योर बचा हुआ है उतने ही पीरियड के लिए उसका नॉमिनेशन। जैसे मान लीजिए कोई चेयरपर्सन है, उसका टेन्योर 3 साल का हमने पढ़ा, ये 1 साल का टेन्योर कर चुके, उसके बाद ये या तो रिजाइन कर गए, या डेथ कर गए, या गवर्नमेंट ने ही इनको हटा दिया, तो अब इनकी जगह पे जो दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा वो 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा।
3 साल के लिए नहीं। अगर इनका टेन्योर 2 साल का हो चुका होता तो नया बंदा जो अपॉइंट किया जाएगा उनकी जगह वो 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, यही बात इनको बोली गई। आगे एक चीज और है, वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन। एक छोटी सी बात यह बोली गई कि जो कमीशन है एनसीपीसीआर, उसकी प्रोसीडिंग को कुछ छोटे मोटे रीजन की वजह से कभी इनवैलिडेट या नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या होगा वो? जैसे अगर कमीशन में कोई वैकेंसी है तो इस ग्राउंड पे उसकी प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं किया जाए, या कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है तो इस ग्राउंड पे भी उसकी जो है कि प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट, मतलब उस कमीशन ने जो काम किया उसको इनवैलिडेट नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, या चेयरपर्सन या मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, इस ग्राउंड पे भी उन कमीशन ने जो काम किया उसको नल एंड वॉइड या इनवैलिडेट नहीं कर दिया जाएगा। या जो कमीशन है वो जो काम करते समय जो प्रोसीजर फॉलो करता है उसमें अगर कोई माइनर सी इरेगुलरिटीज है जिसका उस केस की मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इन सब छोटी मोटी वजह की वजह से कमीशन की प्रोसीडिंग, मतलब कमीशन ने जो काम वगैरह करते हैं उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला है प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, कि जो कमीशन है वो अपना कामकाज कैसे करेंगे। इसका रेगुलर मीटिंग होता रहेगा। ठीक है, कमीशन की रेगुलर मीटिंग इसके ऑफिस में होगी, और एक बात बोला गया इसकी 2 मीटिंग के बीच 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब एक मीटिंग हुई और अगला मीटिंग, इन दोनों के बीच मैक्सिमम 3 महीने का ही गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कमीशन के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब 6+1 है, 7 लोग है ना, तो मैक्सिमम 4 वोट, मिनिमम 4 वोट चाहिए ही चाहिए कोई भी जो है कि डिसीजन के लिए, और ये वोटिंग से डिसीजन जो है कि डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इक्वल वोट पड़ गए तो कोई एक मेंबर नहीं आया था, 6 लोग थे, 3 एक साइड वोट पड़ गए, 3 दूसरे साइड, तो ऐसे केस में जो चेयर पर्सन होगा वो दोबारा वोट दे देगा, मतलब कास्टिंग वोट दे करके डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन इस केस में लिए जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन सारे मेजॉरिटी से ही लिए जाएंगे, और अगर वोट की अगर टाई हो गई तो जो चेयर पर्सन है उसको कास्टिंग वोट या दोबारा वोट करने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो कमीशन का चेयरमैन है किसी भी कारणवश से अगर वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बीमार हो गए हैं या टूर पे हैं या कहीं पे हैं, तो मेंबर में से ही जो मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को उस मीटिंग को प्रेजाइड करने का या चेयर करने के लिए चूज कर लिया जाएगा, और उस मीटिंग के लिए वही जो है कि चेयरपर्सन के तौर पे काम करेंगे। अब जो है कमीशन किस प्रोसीजर के तहत काम करेगा, उसका जो रूल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और कमीशन का कोरम क्या होगा ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी हम एनसीपीसीआर एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एनसीपीसीआर रूल जब पढ़ेंगे तो वहां इन सब चीजों के बारे में जहां जहां ये लिखा हुआ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा, वो सारी चीजें एनसीपीसीआर रूल में बताई गई। ठीक है, ये चीज। कमीशन का जो भी कोई ऑर्डर होगा, कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो ऑर्डर फॉर्म में निकलेगा, और उसको कमीशन का जो मेंबर सेक्रेटरी होगा वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब साइन करेगा। तो कमीशन का कोई जो ऑर्डर होता है कमीशन के मेंबर या चेयरमैन उस पर साइन नहीं करेंगे, बल्कि कमीशन का जो मेंबर सेक्रेटरी होगा, ठीक है, वही उस पे जो है कि साइन करेगा, वही ऑथेंटिकेट करके उसको इशू करेगा। आगे यही है कि जो मेंबर सेक्रेटरी है, अदर ऑफिसर्स है कमीशन के, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी भी ऑफिसर्स को जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से लोअर ना हो उसको जो है कि मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। तो मेंबर सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। वो कोई ब्यूरोक्रेट होगा और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। मेंबर सेक्रेटरी का काम क्या होता है? मेंबर सेक्रेटरी का पूरा काम, पहला कि जो कमीशन है उसका जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसी का है, और साथ ही साथ इसके डे टू डे जो भी मैनेजमेंट है वो सब इसी मेंबर सेक्रेटरी के जिम्मे होते हैं। ठीक है,
इस मेंबर सेक्रेटरी को क्या सैलरी एंड अलाउंसेज मिलेंगी या इसके सर्विस कंडीशन क्या होगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इतने सारे लोग काम करेंगे, अगर जो है कि कमीशन में, एनसीपीसीआर में उनको सैलरी या और जो जरूरतें हैं उसका पैसा कहां से आएगा? तो इनको हमेशा ग्रांट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इनको बजट से डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है, इनको ग्रांट मिलेगा। ग्रांट कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इनकी नोडल मिनिस्ट्री वही है, इसीलिए ग्रांट इनको जो है कि वही मिनिस्ट्री इनको देगी और उसी ग्रांट के पैसे से सारे एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह मिलेगी, चेयरपर्सन मेंबर को सैलरी वगैरह मिलेगी, बाकी सारी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी की जाएंगी। ठीक है, ये चीज। अगला है कमीशन का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला काम, बहुत सारे जो ऑलरेडी सेफगार्ड बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बच्चों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हर एक कानून में चेंजेस की जरूरत होती है, बदलती हुई सर्कमस्टेंसेज के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम कमीशन का यही है कि जो पहले से ही कानून बने हैं बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एग्जामिन करे और उनकी रिव्यू करे, और रिव्यू करने के बाद उसमें जिस तरह के चेंजेस करने की जरूरत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है कि इफेक्टिवली जो है कि उसमें चेंज ला सके। तो पहला यही है कि एग्जिस्टिंग जो कानून है चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कानून की रिव्यू करे टाइम टू टाइम, और उसमें चेंजेस के लिए अगर किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन की जरूरत है तो वो रिकमेंड भी करे सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें चेंज कर सके और चेंज करके उसको और अच्छे इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सके। साथ ही साथ वो जो भी काम करेगा या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए जितने भी चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड एक्ट है, ठीक है, उनको रिलेटेड एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट बना करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल सबमिट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर पार्लियामेंट के सामने सबमिट करते हैं। ठीक है, ये चीज। अगला काम उनका यह है कि अगर किसी भी चाइल्ड राइट में वायलेशन हुआ, किसी भी चाइल्ड के राइट में अगर किसी भी तरीके का वायलेशन किसी ने भी किया है, तो उसकी इंक्वायरी करने का अधिकार भी कमीशन का होता है, और इंक्वायरी करने के बाद एप्रोप्रिएट जो एक्शन होगा उसको रिकमेंड करेंगे, और जो है कि ताकि आगे उसमें एक्शन लिया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज की वजह से अगर किसी की बच्चे के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जैसे टेररिज्म की वजह से, कम्युनल वायलेंस की वजह से, राइट्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, एड्स की वजह से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से, इन सारी वजह से चाइल्ड के राइट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे जो है कि उनके चाइल्ड राइट को जो है कि प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना भी जो है कि इनका काम होता है। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ ऐसे जो है कि बच्चे जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, ठीक है, उनको कैसे स्पेशल केयर दिया जाए, कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके रिगार्डिंग मैटर को भी देखना और देख करके गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना, ये भी उनका जो है कि काम है। ठीक है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड या अदर इंटरनेशनल जो है कि इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब की स्टडी करना, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना कि इस तरीके से अगर हम चीजों में बदलाव लाएं, अपने कानून में बदलाव लाएं, अपने इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव लाएं, तो ये और भी अच्छे तरीके से हम चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड राइट को और अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें रिसर्च वगैरह भी कराना चाहिए, ताकि जो है टेक्नोलॉजी वगैरह का, काउंसलिंग वगैरह का, इन सब चीजों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए ये रिसर्च वगैरह भी जो है कि प्रमोट करना इनका काम है। साथ ही साथ चाइल्ड राइट लिटरेसी, लोगों को बताना जरूरी होता है कि बच्चों को क्या राइट है और उनको क्या क्या प्रोटेक्शन मिले हुए, ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी जो है कि कमीशन का काम है। साथ ही साथ ऐसे कोई भी जगह जहां बच्चों को रखा जाता है, जैसे कोई जुवेनाइल कस्टडी होम है या कोई ऐसा प्लेस है जहां बच्चे रहते हैं या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है
जहां बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स है या कुछ भी कुछ ये सब चीजें हैं, उन सब जगह का वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि ताकि कि बच्चे का कोई चाइल्ड राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये भी ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अगली एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर चाइल्ड राइट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन इनके पास आएगा, वो उसकी इंक्वायरी खुद कर सकते हैं, और अगर कंप्लेन नहीं भी आता है तो वो सुओ मोटो जो है कि इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सुओ मोटो एक्शन लेने का पावर भी इनके पास है। ठीक है, किस किस केस में? अगर किसी भी चाइल्ड के राइट का वायलेशन हो रहा है उस केस में। दूसरा, कोई भी जो है जो लॉ बने हैं चिल्ड्रन के, जो है कि चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, अगर कोई संस्थान है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, या कमीशन ने कोई डिसीजन लिया, पॉलिसी डिसीजन लिया, या गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, उसका कंप्लायंस कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, उस मैटर में इंक्वायरी भी कर सकता है या सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है उसमें। ठीक है, और ऐसे मैटर को फिर वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनके साथ टेकअप करेगा और फिर उसको रिजॉल्व करेगा। इसके अलावा जो है चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उसे और भी जो जरूरी समझ में आएगा वो कर सकते हैं। तो इतने सारे काम जो है कि कमीशन के बताए गए हैं। एक चीज बताई गई है कि अगर चाइल्ड राइट से रिलेटेड कोई भी मैटर किसी दूसरे स्टेट के कमीशन में या किसी दूसरे कमीशन के सामने अगर वो पेंडिंग है, ठीक है, तो ऐसे में जो कमीशन है एनसीपीसीआर वो उसमें एग्जामिन नहीं करेगा, उसमें इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी एक गवर्नमेंट के ही जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्जामिन हो रहा है, तो दो दो लोग क्यों करेंगे। ठीक है, ये चीज। अगला, इन जैसा कि हमने पढ़ा कि एनसीपीसीआर के पास, कमीशन के पास इंक्वायरी करने का पावर है। इंक्वायरी करते समय वो किस लेवल की अथॉरिटी एंजॉय कर सकते हैं? सिविल कोर्ट के बराबर पावर रखते हैं वो इंक्वायरी करते समय। सिविल कोर्ट को क्या क्या पावर होता है? किसी को भी वो समन कर सकता है इंक्वायरी के दौरान, और उसके अटेंडेंस को भी इन्फोर्स करा सकता है। इन्फोर्स माने जबरदस्ती उसको बुलवा सकता है पुलिस भेज करके, ठीक है, और उसको एग्जामिन भी कर सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको अपने सामने प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी कर सकता है, चाहे वो किसी कोर्ट के पास हो चाहे किसी ऑफिस के पास हो, वो डॉक्यूमेंट उसे कमीशन के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो भी पार्टी है वो जो है अपना एविडेंस दे सकती है और उसके लिए वो एफिडेविट भी ले सकता है। जैसे कोर्ट में होता है ना, सब कुछ एफिडेविट के जरिए होता है, वैसे ही यहां पर भी कोई भी रिकॉर्ड है अगर वो किसी कोर्ट या किसी ऑफिस में है उसकी डिमांड कर सकता है और वो उसे प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है या विटनेस है उसको वो एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ कोई केस अगर उसको लगेगा, ऐसे में क्या है, उस केस को वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड भी कर देगा कि आप इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। जैसे कोई भी केस है उसमें क्रिमिनल एंगल बहुत इन्वॉल्व है, तो वो क्रिमिनल केस तो वो चला नहीं सकते, उनका काम इंक्वायरी तक का है, ट्रायल का है नहीं, तो वो क्या करेंगे, उस केस को मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे और मजिस्ट्रेट फिर जो है कि उस पर क्रिमिनल केस चलाएगा। ठीक है, ये चीज। अब ये है कि इंक्वायरी के बाद वो कर क्या सकते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन वो कर सकते हैं। पहली रिकमेंडेशन तो वो ये कर सकते हैं, जिसने चाइल्ड राइट का वायलेशन किया है उसके ऊपर जो है कि प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग चलाया जाए, मतलब क्रिमिनल केस चलाया जाए, या दूसरा कोई एक्शन उनको जो सही लगेगा, फाइन वगैरह इन सब चीजों का वो कर सकते हैं। ठीक है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने वायलेशन किया है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए भी वो रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जो है कि मैटर लेके जा सकते हैं एप्रोप्रिएट डायरेक्शन के लिए, और जो विक्टिम है उसको जो है कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे जो है कि वो ग्रांट भी रिकमेंड कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिर उन्हें ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला है एनुअल रिपोर्ट के बारे में।
जैसा कि हमने पहले ही बात किया, जो कमीशन है एनसीपीसीआर है, वो एवरी ईयर एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगा और उसकी कॉपी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट की कॉपी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस रिपोर्ट को क्या करेगा, उसको पार्लियामेंट के सामने रखेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर उस रिपोर्ट को क्या करेगा, वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखता है। केवल रिपोर्ट नहीं रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि जो भी रिकमेंडेशन जो एनसीपीसीआर का है, जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, उस पे उन्होंने क्या एक्शन लिया इसके बारे में भी बताएंगे, क्या एक्शन लेने वाले हैं इसके बारे में भी बताएंगे, और उसकी किस रिकमेंडेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसके बारे में भी वो पार्लियामेंट को बताएंगे। और ये रिपोर्ट आने के विद इन 1 ईयर उन्हें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चीजों को रख देना। ठीक है, ये चीज, ये था पूरा नेशनल लेवल पे कमीशन का। अब हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। जैसे नेशनल लेवल पे है, एकदम उसी का कॉपी जो है स्टेट लेवल पे कर दिया गया है। वहां जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, यहाँ ये काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको कंस्टिट्यूट कौन करेगा स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था। इसमें भी एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। सेम एकदम उसी तरह, ये सारा एरिया भी सेम है। हेडक्वार्टर जैसे सेंट्रल लेवल पे दिल्ली फिक्स कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल। जो स्टेट लेवल पे जो कमीशन बनेगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, स्टेट गवर्नमेंट जहां डिसाइड कर देगा वही उसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जैसे वहां सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट करेगा। जैसे वहां चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट एक कमिटी बना, 3 मेंबर की एक कमिटी बना रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे 3 मेंबर की एक कमिटी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और उसको हेड कौन करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होंगे वो हेड करेंगे, और इनकी रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट करेगी। केवल चेयरपर्सन, मेंबर का डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट बिना कमेटी की रिकमेंडेशन को अपॉइंट कर सकती है। टर्म ऑफ ऑफिस इनका भी वही 3 साल, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। इनका भी मैक्सिमम एज वही है, चेयरपर्सन का 65 ईयर और मेंबर का 60 ईयर्स। ठीक है, ये चीज, ये रिजाइन करना चाहेंगे तो किसको एड्रेस करके कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इनका सैलरी एंड अलाउंसेज कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जहां जहां ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट था वहां यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, ये चीज, जैसे वहां एक मेंबर सेक्रेटरी हुआ करता था जिसको ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे के ऑफिसर को नहीं अपॉइंट किए जा सकते थे, ठीक इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट लेवल पे मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा, और इनका रैंक क्या होगा, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का जो रैंक होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज, इनकी सैलरी और अलाउंसेज वगैरह का पैसा कहां से आएगा, ग्रांट से। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीपीसीआर को ग्रांट देगी, स्टेट लेवल पे जो कमीशन है उसको स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देगी। जैसे वो एक एनुअल रिपोर्ट बना करके वहां पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देते थे, ये अपना एनुअल रिपोर्ट बना करके केवल स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों हाउस के सामने रखेगा। ठीक है, ये चीज, तो एकदम सब कुछ सेम सेम है। आगे ये बोला गया कि कुछ प्रोविजन जो अभी हमने सेक्शन 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 13 में, 14, 15, ये ऊपर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सेंट्रल लेवल के लिए थे, ठीक है, वो सब के सब स्टेट कमीशन पे अप्लाई होंगे, बस सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या है, वहां जहां पे कमीशन लिखा है वहां उसको स्टेट कमीशन पढ़ लिया जाए, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है उसको स्टेट गवर्नमेंट मान लिया जाए, और जहां मेंबर सेक्रेटरी लिखा है उसको सेक्रेटरी मान लिया जाए, बाकी सारे प्रोविजन सेम। ठीक है, ये चीज, ये जो ऊपर हमने प्रोविजन पढ़ लिए हैं सेंट्रल लेवल का, उसी में एक माइनर मॉडिफिकेशन के साथ सेम वही प्रोविजन स्टेट लेवल पे लागू हो जाता है, ये चीज। अगला है चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में। हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था ना, दो मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल पे कमीशन बनाया जाएगा प्लस चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाया जाएगा। ये चिल्ड्रन कोर्ट क्यों बनाया जाएगा, मैंने बताया ना, फास्ट ट्रैक स्पीडी ट्रायल के लिए। जो भी चाइल्ड राइट का
ऑफेंस करे जो है कि वायलेट करेगा उसको जो है कि सजा दी जाएगी, और उसके लिए जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो सके, इसके लिए हर एक जिले में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने पर्टिकुलर स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ एक चिल्ड्रन कोर्ट वो डिजिग्नेट करेगा। ठीक है, ये चीज है। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, जैसे पॉक्सो एक्ट में भी हमने ये चीज पढ़ा था, वहां पे भी स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रोविजन था, तो एकदम वही चीज यहां पर भी है। वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सलाह से करता था, वैसे ही यहाँ पे भी करेगा। वहां पे भी हमने पढ़ा था एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा ताकि उस बच्चे के केस को वो लड़ सके। तो एवरी चिल्ड्रन कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी भी सरकारी वकील को ही वो चाहेगा तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, या किसी प्राइवेट एडवोकेट को भी कर सकता है, लेकिन जिनको भी करेगा कम से कम 7 साल का उनका वकालत जरूर होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है कि ग्रांट मिलेगा, हमने इसके बारे में बात करी ली कि जो नेशनल लेवल पे कमीशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी। ठीक है, और जो ग्रांट का पैसा मिलेगा कमीशन उसको खर्च करने की पूरी पावर रखता है। ठीक है, ठीक इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट लेवल पे जो कमीशन है उसको ग्रांट मिलेगा और वो उसको पूरा खर्च करने का पूरी पावर रखेगा स्टेट लेवल का जो कमीशन है। अब जब पैसा इनको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो इनको पूरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उसकी ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि जो कमीशन है, जो सेंट्रल लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे, दोनों क्या करेंगे, अपना प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे। और किस प्रोफार्मा में, किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे, जो नेशनल लेवल पे कमीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनको फॉर्म अवेलेबल कराएगा, फॉर्मेट अवेलेबल कराएगा, उसी फॉर्मेट में इनको अपना अकाउंट मेंटेन करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्मेट अवेलेबल कराएगा वो सीएजी की कंसल्टेशन के साथ अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट डिसाइड कौन करेगा कि किस फॉर्मेट में अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन वो सीएजी की सलाह से किया जाएगा। अब जो भी अकाउंट मेंटेन करेंगे जो है कि कमीशन, उस अकाउंट की ऑडिट भी होगी, किसके द्वारा, सीएजी के द्वारा। ठीक है, और ऑडिट करने में अगर सीएजी का कोई पैसा खर्च होगा तो वो उसी कमीशन के द्वारा पे किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, अब जो कमीशन का जो अकाउंट है, जब उसका ऑडिट सीएजी से हो जाएगा तो वो कमीशन उसको क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, पार्लियामेंट के सामने रख देता है। ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पे जो कमीशन है उनको भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उनको भी ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, इनका जो ऑडिट, जो अकाउंट का प्रोफार्मा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे, लेकिन सीएजी की कंसल्टेशन के साथ ही, और इनके ऑडिट अकाउंट का ऑडिट भी सीएजी के द्वारा ही किया जाएगा। और जब ये रिपोर्ट आएगी तो स्टेट क्या करेगा, उसको अपने दोनों हाउस के लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने उसको रख देगा। ठीक है, ये चीज। अगला कुछ छोटी छोटी बातें कि अगर इस एक्ट के जरिए कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कमीशन हो जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे कोई भी दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए गुड फेथ में कोई भी काम किया हुआ है तो किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ ना तो कोई सूट फाइल की जाएगी, ना तो कोई प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा, या कोई लीगल प्रोसीडिंग भी उसके ऊपर नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, ये चीज। जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं कमीशन के, वो सब पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये चीज। आगे एक छोटी सी बात, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कमीशन को कंस्टिट्यूट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन को टाइम टू टाइम जो भी सही लगेगा वो डायरेक्शन दे सकता है। और अगर कोई भी डिसीजन हुआ जिसमें कमीशन का अलग व्यू है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग व्यू है, ऐसे केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वही फाइनल मान लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज।
अगला है रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन। छोटी सी बात है कि टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन से जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो उसे देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आगे की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस किस तरह के रूल बनाने की पावर दी गई है। पहला, जो मेंबर और चेयरपर्सन है उनका सर्विस कंडीशन और उनका सैलरी अलाउंसेस और उनका टर्म टेन्योर कितने दिन का होगा, ये पूरा रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। साथ ही साथ कमीशन अपना जो काम करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, ये भी रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मेंबर सेक्रेटरीज की पावर और ड्यूटीज क्या होगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल बना करके डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा कमीशन के द्वारा, वो किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और कोई भी रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, वो सारा जो है कि वो पार्लियामेंट के सामने रखेगा और जो है कम से कम 30 दिनों के लिए उसे पार्लियामेंट के सामने वो रूल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ठीक इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ रूल बनाने की पावर दे दी गई स्टेट लेवल के कमीशन के लिए। उनके चेयरपर्सन और मेंबर का टर्म कितने दिन का होगा, सर्विस कंडीशन, ठीक है, या वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे काम करते समय, मेंबर सेक्रेटरी का पावर एंड ड्यूटीज क्या होगी, किस फॉर्मेट में वो अकाउंट मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था वैसे ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और जो भी रूल वो बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करेंगे, अपने स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे। ठीक है, ये चीज। और लास्ट प्रोविजन, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी जब एक्ट बनता है और जब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है। तो ऐसे में हर डिफिकल्टी को दूर करने के लिए बार बार पार्लियामेंट नहीं जाया जा सकता। इसीलिए अगर किसी भी प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, मतलब उस केस में फाइनल डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि अगर इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, कोई माइनर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट आने की जरूरत है। लेकिन इस एक्ट के बनने के विद इन 2 इयर्स तक ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की डिफिकल्टी को दूर कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी कॉपी उसे पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। तो बस यही था जो है कि इसके एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसी का रूल हम पढ़ेंगे, वो इससे छोटा है। सर्टेन जो रूल बनाए गए हैं जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें से कुछ चीजें वहां रिपीट होंगी और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेंगे तो जो भी सवाल आएगा इससे बन जाए। ओके, बाय।